हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस फर्स्ट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के एनालिसिस करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर में हम आईएमएफ के ग्रोथ फोरकास्ट से लेकर पहला बैसाख तक की चर्चा करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि भाई ये जो टॉपिक हैं वो जीएस के किस पेपर से रिलेटेड हैं और क्यों बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ है आईएमएफ ग्रोथ फोरकास्ट एंड मैक्रो स्टेबिलिटी, यानी आईएमएफ का विकास पूर्वानुमान और मैक्रो स्थिरता। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लेते हैं। तो आईएमएफ ने 2026 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को बढ़ाकर लगभग 6.5% 6.5% कर दिया है। भले ही भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण, यानी अगर देखा जाए जो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको अगर देखा जाए तो ये जो वैश्विक विकास पूर्वानुमान है उसमें कटौती की गई, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें हल्का सा बढ़ोतरी किया गया है। तो इसके पहले आईएमएफ ने कितना रखा था 2026 के लिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और हाँ, ये किस पेपर से रिलेटेड है ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जीएस पेपर 3 यानी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सबसे रिलेटेड ये टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तो ब्राइट स्पॉट नैरेटिव क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था स्टैग्नेशन, मैंने आपको बताया था स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, जिसमें महंगाई ज़्यादा होती है, विकास बहुत कम होता है, ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं, तो ये सब जो है स्टैग्नेशन की पहचान है। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो स्टैग्नेशन का सामना कर रही है, लेकिन भारत की जो घरेलू मांग है और बुनियादी ढांचे पर जो खर्च हो रहा है वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। अब बुनियादी ढांचे पे खर्च मतलब क्या? पीएम गति शक्ति, कृषि सिंचाई योजना, अमृत मिशन है, सागरमाला, भारतमाला, इसके बाद जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर मिशन, मतलब दुनिया भर के हमारे पास जो है बुनियादी ढांचों के विकास को लेकर योजनाएं चल रही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, बहुत सारे हैं। आप ये सारी चीज़ें अपने पेपर में छाप के आ सकते हो। तो इस वजह से हमारे देश में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टैग्नेशन का, वैसा इम्पैक्ट हमारे इस पर नहीं पड़ रहा है। अब मुद्रा संबंधी अगर चिंता की बात करेंगे, करेंसी कंसर्न्स की बात करेंगे, तो हमारा रुपया देखो कमज़ोर हो रहा है। आज कितना है $1 के मुकाबले रुपया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो रुपया देखो कमज़ोर हो रहा है, जिससे निर्यात को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन जो पश्चिम एशिया में तनाव है जिसके कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये हमारी आयातित मुद्रास्फीति यानी महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है। और इसी की वजह से आरबीआई जो है, मतलब आरबीआई की जो नीति है वो रुको और देखो वाली जो मौद्रिक नीति है वो काफ़ी जटिल हो जा रही है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। अब और आगे अगर बात करेंगे तो यदि आर्थिक योजनाओं में अनुकूलन उपायों को एकीकृत नहीं किया गया तो भारत की विकास दर को क्लाइमेट सीलिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो क्लाइमेट सीलिंग है वो क्या है ये आप लोग स्वयं से ढूंढे, ठीक है। और हाँ, जैसे जब महिलाओं से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें ग्लास सीलिंग इफेक्ट, खाली बस इतना लिख दो, ग्लास सीलिंग इफेक्ट, चाहे एसए में हो चाहे आपके जीएस पेपर में हो। उसी तरीके से जब इकोनॉमी की बात आ जाए और अभी के जो सिचुएशन से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्लाइमेट सीलिंग इफेक्ट क्या है, खाली अगर इसका नाम ही लिख के आ जाओगे ना अंडरलाइन करके, वो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा 0.5। अगला टॉपिक है एससी सब कैटेगराइजेशन एंड सोशल जस्टिस। तो एससी उप वर्गीकरण और सामाजिक न्याय। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है तो महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों यानी एससी, शेड्यूल
कास्ट के उपवर्गीकरण पर न्यायमूर्ति अनंत बदर समिति की रिपोर्ट ने कोटे के भीतर कोटा यानी कोटा विद इन कोटा के सिद्धांत पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लीगल टसल क्या है, कानूनी संघर्ष क्या है, उसकी बात करेंगे। तो यह सुप्रीम कोर्ट की उन ऐतिहासिक चर्चाओं के बाद आया है कि क्या राज्यों के पास पिछड़े वर्गों में से सबसे पिछड़ों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करने की शक्ति है। आपके हिसाब से क्या है, क्या राज्यों के पास ऐसी शक्ति है वर्तमान में? जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद दूसरा है मुद्दा क्या है, तो एक है चैलेंज ऑफ डेटा। हमारे पास अभी भी डेटा की कमी है। तो इस डेटा की कमी से रिलेटेड और इस पेपर से रिलेटेड अगर कुछ आ गया इस टॉपिक से रिलेटेड, तो याद रखना, अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको एम नागराज और जर्नैल सी मामलों को याद रखना होगा। मैंने बताया ना, आप एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करके नहीं आना है कि एम नागराज या जर्नैल सी के मामले में क्या दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या निर्णय हुआ था, क्या फैसले सुनाए गए थे। अगर आप खाली ये भी लिख के आ गए ना कि एम नागराज और जर्नैल सिंह के मामले में जो भी निर्णय दिया गया है उसको अप्लाई करना चाहिए, इतना भी अगर आप लिख के आ गए ना, तो भी आपको मार्क्स मिलने वाला है एक्स्ट्रा। क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है 700-800 वर्ड में। आपको पेपर जो है वो 150 से 250 वर्ड के बीच में ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। मैं 150 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे में सिर्फ ये यूपीएससी के हिसाब से नहीं है, इसको आप दूसरे जो जैसे यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, वहाँ जहाँ छोटे आंसर भी लिखे जाते हैं वहाँ के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए 150 से 250 वर्ड मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आपको जितना आप शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं वो आपको बताना चाहिए। तो वो जो मामले थे उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि आरक्षण में किसी भी बदलाव को पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर मात्रात्मक डेटा द्वारा समर्थित होना चाहिए। मतलब बिना डेटा के आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी आपके फैसले होने वाले हैं वो डेटा आधारित ही होने चाहिए। सोच या फिर कोई अनुमान को रिलेट करके आप कोई भी फैसला नहीं सुना सकते हैं जब बात आ जाती है पिछड़े वर्गों के कल्याण की। नेक्स्ट है कि संघवाद वाला मुद्दा। तो यहाँ मुद्दा जो है वो संघ की शक्ति यानी अनुच्छेद 341 आर्टिकल 341 जिसमें राष्ट्रपति की एससी सूची बनाने वाली जो शक्ति है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और सकारात्मक कार्रवाई लागू करने की राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है। तो यहाँ पर संघ की शक्ति यानी आर्टिकल 341 की बात की गई है, और राज्यों के मामले में भी राज्य जो है वो अपने जन कल्याण के लिए जो उनके सकारात्मक कार्रवाई लागू करने की जो होती है शक्ति, उसके बीच में संघर्ष हो सकता है, उसके बीच में जो संतुलन स्थापित करना है, इसकी भी बात इसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सबसे फेवरेट, आज के टाइम पे यही चल रहा है, हर रोज़ ये न्यूज़ आ ही रहा है। और एक मैं पांचवा जो कि मैंने स्लाइड नहीं बनाया उसमें भी मैं शॉर्ट में बता देने वाला हूँ कि फिर से वो आज भी न्यूज़ में था। तो ये है इंटरनेशनल रिलेशंस का द हॉर्मुज़ क्राइसिस, हॉर्मुज़ संकट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कमज़ोर अमेरिका ईरान संघर्ष विराम के बावजूद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बना हुआ है, और रिपोर्टों से संकेत मिल रहा है, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, कि अमेरिकी नौसेना की भारी उपस्थिति के बीच प्रतिबंधित टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना जारी रखे हुए हैं। देख सकते हो ये 13 अप्रैल का सैटेलाइट व्यू है जहां पे आपको दिख रहा होगा कितने सारे शिप्स हैं जो फंसे हुए हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पहले, मतलब फारस की खाड़ी में हो चाहे ओमान की खाड़ी में हो, वहां पर फंसे हुए हैं। अब ये यूपीएससी के किस पेपर से रिलेटेड हो सकता है, तो ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे भारत के हितों पर प्रभाव की बात शामिल है। तो अब विस्तार से अगर चर्चा करेंगे तो पहले ये टॉपिक क्यों रिलेटेड है, तो सबसे पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा। हम जानते हैं कि वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 से 30% इसी चोक पॉइंट से होकर गुजरता है भारत के लिए, और इसमें किसी भी प्रकार का अगर रुकावट आएगा, व्यवधान आएगा, तो ये सीधे भारत के चालू खाता घाटे को ही प्रभावित करेगा। इसके अलावा भारत का क्या रुख होना चाहिए, तो भारत का रुख रणनीतिक धैर्य का बना हुआ है, जो अमेरिका ईरान
के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो उलझने हैं, उसमें उलझे बिना भारत को एक स्थिरता का समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा भारत ने अब रणनीतिक तौर पर एथेनॉल की तरफ शिफ्ट होने का प्लान कर लिया। अभी हाल ही में ही गडकरी जी ने संसद में बताया है कि अब हम इसे 20 से 30% भी करने का सोच रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि पहले 2030 तक 20% का लक्ष्य था एथेनॉल सम्मिश्रण का, लेकिन उसे हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। तो पश्चिम एशिया अनिश्चितता के सीधी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार ने हॉर्मुज मार्ग पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में तेजी ला दी है। और मुझे लगता है कि अगले 2-4 साल में अगर ऐसा रहा तो 30% भी हो जाएगा। हालांकि इसका क्या प्रभाव भारतीयों पर पड़ रहा है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है पहला बैसाख। तो आज जो है वो पहला बैसाख मतलब बंगाली नव वर्ष है। और ये जीएस पेपर 1 कल्चर से, इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसकी हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है, ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है। तो यह त्यौहार प्रशासनिक संश्लेषण का एक अनूठा उदाहरण है, यूनिक एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिंथेसिस। और इसके तार जो हैं वो अकबर से जुड़ते हैं, जिन्होंने फसल कटाई के मौसम के दौरान उचित कर संग्रह की सुविधा के लिए इस्लामी चंद्र कैलेंडर यानी हिजरी को हिंदू सौर कैलेंडर के साथ संशोधित करके फसोली शान यानी फसल कैलेंडर बनाया था। और इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो यह गंगा जमुनी तहजीब और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को आकार देने में आर्थिक व्यवहारिकता की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सिंपल सी बात है, ये कल्चर मतलब संस्कृति परंपराओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, आज का जो न्यूज़ था हमारा वो यहीं समाप्त होता है। लेकिन जो मैंने बताया ना कि आजकल 2 ही न्यूज़ काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो एक आज भी वही न्यूज़ वापस से आया है कि कलपक्कम में जो है परमाणु ऊर्जा के लिए जो FBR था, उसका जो परिचालन है उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। और यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में बदलाव का संकेत लाने वाला है। और FBR जो है वो दूसरे चरण का है। हम दूसरे चरण से तीसरे चरण में जब जाएंगे तो हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, हमारी जो ऊर्जा निर्भरता है दूसरे देशों पे, वो ऊर्जा सुरक्षा तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो ऊर्जा आयात करने की बात की जाती है, ऊर्जा निर्भरता की बात की जाती है, वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलपक्कम का। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ आपको मैं बाय बाय बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।